welcome back to my channel. So today we'll be talking about strategic management के important topics के बारे में. Before starting any subject का revision, अगर हम कोई subject का revision करना बैठते हैं उससे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हम कौन से chapter को पहले पिक करें और कौन से को बाद में, ताकि हमारा major portion जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए. तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बना के रखा हुआ है नोट, तो मैं इसके हिसाब से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी. आप ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखने की जगह आप उसको स्टडी मैट में या जो भी फैकल्टी की बुक आपके पास है आप उसमें उसको मार्क कर सकते हैं कि मैंने जो जो टॉपिक बताया, जैसे चैप्टर नंबर 1 ये टॉपिक है, आप उस पर टिक करते जाइए. रेड पेन, ग्रीन पेन कुछ भी ले लो और उससे कर लो. बट सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस जो बता रही हूँ उसको नोट कर लेना स्टार्टिंग ऑफ द मॉड्यूल के, कि हाँ मुझे इस चैप्टर का पहले रिविजन करना है, इसका बाद में करना है. इसमें कॉन्फिडेंस गेन करना ज़रूरी है, यानी कि कम टाइम पे हम कितने ज़्यादा चैप्टर्स कैसे कवर कर पा रहे हैं, वो एक लॉजिकल चीज़ है जो हमें एक सीक्वेंस में मेंटेन करनी चाहिए. चैप्टर 1 से 5 करना एक बेवकूफ़ी होगी जैसा मेरे को लगता है. मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करती थी. या फिर बैकवर्ड ऑर्डर में भी स्टार्ट करना, ये भी मुझे थोड़ा नहीं लगता, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 इज़ द चैप्टर जो इतना ज़्यादा वास्ट है कि आधे लोग तो उसको छोड़ के चलाते हैं कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, इसको स्किप कर देते हैं. मतलब एक चैप्टर हम ऑप्शन रख देते हैं, 1 से 4 पढ़ लेते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं. तो ऐसा कुछ ना करते हुए मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं तो आप वैसा फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 3 से चालू करेंगे. चैप्टर नंबर 3 के बाद आप चैप्टर नंबर 4 करेंगे. चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 1 और उसके बाद चैप्टर 2 या 5 में से जो आपका स्ट्रॉन्ग है आप वो करेंगे. जैसे कि मेरा चैप्टर 2 स्ट्रॉन्ग था तो मैंने इसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 किया था, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 5 किया था. सीक्वेंस पे आ जाते हैं अब हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस एंड उसके लिमिटेशंस. स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बारे में एटलीस्ट आपको एक पैराग्राफ लिखना आना चाहिए खुद से कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, वो लिख दो. वो लिखने के बाद 4 लाइन के बाद आपको 5वीं लाइन में स्ट्रैटेजिक इंटेंट के क्या एलिमेंट्स हैं. 4 एलिमेंट्स हैं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज़. फिर उसके अंदर आपको उसको भी 2 लाइन में एक्सप्लेन करना आना चाहिए. और ये जो एलिमेंट्स है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एसेंशियल्स ऑफ विजन. उसके बाद मिशन में मिशन स्टेटमेंट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट लेवल रोल्स, ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता है जब आप इवन क्लास कर होते हैं कि भाई कॉर्पोरेट लेवल इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आएगा ही आएगा. तो वो केस स्टडी के बेस में हो सकता है कि ये इंसान इस पोस्ट पे है और वो ये सारे रोल्स करता है और आपको बताना है कि वो कौन से लेवल पे है, कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे या फंक्शन लेवल पे. तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाता है कि आपने डिफाइन कर लिया कि ये कौन से लेवल पे, तो आपने डिफाइन किया कि हाँ ये कॉर्पोरेट लेवल में काम करता है. फिर उसके मतलब कॉर्पोरेट लेवल के अंदर CFO, CEO ये सारे लोग आते हैं, तो पहला उसका एग्जांपल, फिर उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो सारी चीज़ें, और उसके क्या क्या रोल्स हैं. 5 से 6 एटलीस्ट रोल्स स्टडी मैट में दिए हुए हैं, तो आप एटलीस्ट 5 भी लिख के आएंगे. सो विल गेट अ फुल मार्क्स सॉर्ट ऑफ चांस रहता है अगर आपने केस स्टडी को प्रेजेंट ढंग से किया, जैसे फैक्ट, केस और नीचे जो आपको कंक्लूजन लिखना होता है कि हाँ. और लास्ट में जो कंक्लूजन लिखना, वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट में लिखो कि हाँ अगर क्वेश्चन में बंदे का नाम दिया हुआ है इंसान का कि वो राम है, तो राम जो है वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है और उसके ये सारे रोल्स हैं जो अबव मैंने मेंशन किए हैं. तो यू हैव टू गिव अ क्लोजिंग लाइन इन द आंसर दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. 1 के लिए बस इतना ही. चैप्टर नंबर 2 अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में. चैप्टर नंबर 2 में है हमारे पास क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट. इसको आपको अच्छे से पढ़ के चलना है. इसमें शायद 4 या 5 पॉइंट दिए हैं, तो वो आप एकदम अच्छे से याद कर लो कि हाँ भाई ये अगर आएगा तो मैं इसको लिख लूँगा. पेस्टलिंग जो भी आप बोलते हैं वो. अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स इंडस्ट्री, ये मेजर टॉपिक है. इसके अंदर 3 और आ जाते हैं. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वैल्यू चेन एनालिसिस. इसमें से PLC और उसका डायग्राम इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. वैल्यू चेन एनालिसिस, VCA जिसको बोलते हैं, उसमें भी डायग्राम दिया हुआ है. तो वो वाली चीज़ें हैं जो आपको करके चलनी है. और चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप चैप्टर 2 चालू भी कर रहे हैं तो आप माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस से चालू कर सकते हैं. उसमें भी 5 हैं, तो मैं उसमें और स्पेसिफिक होकर अगर आपको बताऊं तो जो ICI का फेवरेट टॉपिक है दैट इज थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट, ये वो हमेशा पूछता है. मतलब और ये लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया तो इट्स द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इस अटेम्प्ट में वो आएगा ही आएगा. अब आई कांट बेट ऑन इट, बट जहाँ तक ऐसा है कि हमेशा वो यही पूछता है और लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया तो May 25 में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा हो जाती है. तो वो एकदम अच्छे से करके जाना कि हाँ, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है तो वो भी करके जाना, ताकि पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको करने होते हैं. चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर.
कंज्यूमर बिहेवियर आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हैं उसको देख के चलना। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में क्वेश्चन बैंक रेफर कर लेना कि क्वेश्चन बैंक में किस टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप एक्सप्लेन करो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आ सकता है, बट क्वेश्चन बैंक देख लेना ताकि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से वो आपको पता रहेगा। तो चैप्टर 2 के लिए इतना ही। आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग में जो भी चीज़ें हैं कि हाँ इसके एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो उसका प्रोसीजर है वो आपको लिख के चलना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है चैनल्स में जो उसके टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स, प्रोडक्ट और सर्विस, उसको देख के चलना कि हाँ किस में क्या आता है, और हर टाइप का जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको तो कोट करके आना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं वो वाले टॉपिक पे, मेजर कोर कॉम्पिटेंसी एंड आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। पहला कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। जो ये वाला सेगमेंट है, क्योंकि ये वाली चीज़ पे 2-3 टॉपिक है कि भाई 4 क्राइटेरिया है, फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो सारे चीज़ नहीं, मैं जो बोल रही हूँ ये वाला कि मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। ये एचसी केल्विन वाला जो था ना, ये शायद वो है। कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू द अदर मार्केट, ये वाली चीज़ है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस, ये तो पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था क्योंकि ये हमेशा आता है और पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था, तो चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि इस अटेम्प्ट में ही आएगा। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, 4 हैं, तो जो उसके 4 हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के, वो आप एकदम रट के चलना कि हाँ ये पूछेगा तो मैं इसके 4 पॉइंट स्पेसिफिकली ये लिख के आऊँगी, और 1-2 लाइन का सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है वो वाली चीज़ें आप लिख देंगे और 4 चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर माइकल पोर्टर का कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस मेरे को लग रहा है इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस का जो टाइप्स है और उसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आप याद करके अच्छे से चलना कि हाँ, लेकिन ये आइडेंटिफाई कर पाना, क्योंकि फोकस में मेरे को नहीं लगता अगर ये माइकल पोर्टर की स्ट्रैटेजी से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछते हैं कि बोलेंगे कि भाई कॉस्ट लीडरशिप समझाओ और उसके मतलब हाउ यू हैव अचीव्ड इट या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखो, ऐसा नहीं आता है। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, 5th क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी जहाँ से एसएम का पार्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे केस स्टडी में आएगा और जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ये माइकल पोर्टर की स्ट्रैटेजी लग रही है। आपने आइडेंटिफाई किया, वैसे ही 1 नंबर उसके बाद फिर उसका एडवांटेजेस या लिमिटेशन जो भी बोलो, और उसको आप अचीव कैसे करते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में फ्रेमिंग होगा उसके हिसाब से आपको उसको लिख के चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे सबसे पहला जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज है उसमें जो स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेबिलिटी में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। 6 से 8 पॉइंट जो भी दिया है मॉड्यूल में, आप एटलीस्ट 8 याद करके जाना ताकि आपको एग्जाम में 5 से 6 पे याद आएगा। 5 से 6 याद करके जाओगे, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि वो सारे याद आएंगे, तो फिर 5-6 याद करके जाओ, 2-3 लिख पाओगे, तो इससे अच्छा है ज़्यादा याद करके जाना। ईजी है बहुत, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन एज अ होल, कि एक्सपेंशन के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट अगर बहुत कम टाइम है और आपको एकदम एक कैटेगरी वाला चीज़ करनी है तो एक्सपेंशन में यू कैन गो फर्स्ट विथ स्ट्रैटेजिक अलायंस। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस को पहले करना कि क्या है स्ट्रैटेजिक अलायंस और उसके एडवांटेजेस वगैरह, वो आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। कहते हैं रीट्रेंचमेंट में टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या होती है और उसका जो एक्शन प्लान के 4 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, वो 5 स्टेप्स लिखने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एकदम फ्री के नंबर है, उसको अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक पे लिक्विडेशन डिलीटेड है, ये तो सबको पता ही है जो पेपर दे रहे हैं। फिर अब आ जाते हैं मैट्रिक्स में जो एनसॉफ है वो पूछता नहीं है। एडीएल जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो आईसीआई इसको कभी नहीं पूछा, तो मेरे को नहीं लगता कि अभी भी पूछेगा। तो हमारे पास बच गया बीसीजी और जीई मैट्रिक्स। स्टिल लास्ट एंड में बीसीजी आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आ सकता है, मतलब आ सकता है। दैट इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट आईसीआई रखता है कि भाई मैं इस चैप्टर से पूछूंगा तो बीसीजी तो पूछूंगा, बट जैसे कि बीसीजी लास्ट टाइम में आ गया है तो हमारे पास और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ गई है जीई मैट्रिक्स की। जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स जो है जीई 9 सेल मैट्रिक्स, तो उसको अच्छे से करके जाना। पहले प्रायोरिटी में जीई मैट्रिक्स रहेगा, उसके बाद फिर बीसीजी मैट्रिक्स। आ जाते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताओ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी कैसे करना है। इसके 5 से 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको आराम से याद करो, उसको लिख के देख लेना, थोड़ा सा टिपिकल है वो। तो स्ट्रैटेजिक चेंज में 2 टाइप के होते हैं, एक तो कर्ट लुईन वाला जो चेंज है वो, और एक नॉर्मल वाला।
तो और वो दोनों को आइडेंटिफाई कर पाना कि किस में कर्ट लुइन लिखना है और किस में नॉर्मल 3 स्टेप्स लिखने हैं। वो 3 स्टेप्स वाला क्रिएट अ शेयर्ड विजन और रिकॉग्नाइज द चेंज, नीड फॉर द चेंज जो ये वाला है, नॉर्मल वाला ये वाला है, और सेकेंड वाला अनफ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग एंड चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन ये वाला है। तो दोनों में अगर आपको स्ट्रैटेजिक चेंज के बारे में पूछा है तो स्ट्रैटेजिक चेंज के बारे में आपको कब कौन सा लिखना है, ये एक थोड़ा सा वो वाला पॉइंट हो जाता है कि अरे मैं कौन सा लिखूँ। तो कर्ट लुइन के बारे में स्पेसिफिकली जब पूछेगा तो कर्ट लुइन लिखेंगे, और अगर नॉर्मली स्ट्रैटेजिक चेंज का क्वेश्चन आया है तब हम नॉर्मल जो बेसिक 3 पॉइंट हैं हमारे, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, ये वाली चीज़ लिखेंगे। कर्ट लुइन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली है तभी हम वो कर्ट लुइन के रीफ्रीजिंग अनफ्रीजिंग वाले पॉइंट्स लिख के चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग द चेंज, बिगिन एट द टॉप, और बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं उसको याद करना है। फिर 7S मॉडल, मैकेंजी 7S जो मॉडल है वो, उसमें हार्ड एलिमेंट्स, सॉफ्ट एलिमेंट्स, और ये अगर मैकेंजी 7S मॉडल आता है तो सिर्फ आपको हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या जो 7S आते हैं वो तो डिस्क्राइब करने हैं, बट हमेशा इसके साथ ये देखा गया कि लिमिटेशन पूछता ही है, तो 4 लिमिटेशन एटलीस्ट आप लिख के आना उसके साथ। ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये 7S तो पढ़ा लेकिन मैं लिमिटेशन नहीं पढ़ के गया तो मैं फालतू के 2 नंबर उसमें वेस्ट करवा के आऊँ, तो उसको भी ज़रूर से याद करके जाना और इसके क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये मैकेंजी 7S मॉडल एकदम डायरेक्टली पूछे, हो सकता है क्वेश्चन में ये वर्ड देगा ही नहीं और आंसर के नाम पे आपको मैकेंजी 7S मॉडल ही एक्सप्लेन करना होगा, तो क्या इनडायरेक्ट तरीका है उसको क्वेश्चन में पूछने का वो आप ज़रूर देख के जाना, वो क्वेश्चन बैंक से ही समझ में आएगा, या फिर स्टडी मैट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें से देख लेना तो भी आपका काम बन जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डरो नहीं, सारा टॉपिक नहीं बोल रही हो पढ़ने के लिए, मतलब पता नहीं क्यों उसमें सब ना ऐसा जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सारा पढ़ना है, नहीं सही, क्योंकि इतने सारे हैं तो हो नहीं पाता है। तो देखो बाकी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो आप रीड कर लेना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोगों ने नहीं किया, जिनके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो वो SBO करके ही जाना। उसके बाद आर्गलास इज समथिंग जो इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, और डिविजनल, मल्टी डिविजनल, ये 4 हैं जो आपको करके जाने हैं। उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर बाकी को पन्ने पलटा लोगे तो भी चल जाएगा, ज़्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप में जो उसका स्टाइल है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, 2 जो लीडर होते हैं कि ये वाला फॉलो कर रहा है और ये वाला फॉलो कर रहा है। जो ये लीडरशिप स्टाइल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक में आप पहला दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दिख जाएगा तो उसमें होगा कि राम एक बंदा है, वो ये चीज़ें फॉलो करता है, और श्याम में बंदा है, ये चीज़ें फॉलो करता है, तो बताओ राम कौन सा लीडरशिप फॉलो करता है और श्याम कौन सा लीडरशिप फॉलो करता है। जो क्वेश्चन बैंक अगर एक बार भी जिसने पढ़ा है वो समझ जाओ कि मैं कौन सी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवरऑल ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आ जाएंगे वो बोलेंगे कि आपने SPM मार्क नहीं कराया, कैसे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट खत्म कर दी, चैप्टर 5 में SPM आपने मार्क नहीं कराया। SPM देखा जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट वो लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था कि उसका क्या मतलब है और उसके जो मेजर्स हैं वो लास्ट अटेम्प्ट में, और जनवरी में उसके एडवांटेजेस पूछ लिया। तो ओवरऑल जितना वो 3 क्वेश्चन उसमें से बनते थे कि वो क्या है, उसके एडवांटेजेस और उसके मेजर्स, और राइट वे टू चूज़ द SPM जो था, राइट मेथड, वो भी जनवरी 2025 में पूछ चुका है। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं आएंगी। अगर आपने पढ़ रखा है तो एक बार रीड कर लेना, बट मैं अपने साइड से उसको इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो ये लिस्ट यहाँ पे खत्म हुई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या फिर कुछ भी नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना उन फ्रेंड्स के साथ जो मेरे 2025 का एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप 2 का, और वैसे भी डेट शीट आ चुकी है तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता होंगी ही। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में नीचे कॉमेंट कर देना। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल दो।